अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मलिक अली एकेडमी में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। ये इस सिलसिले का पहला लेक्चर है। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन को देखने से पहले आपके लिए बेहतर होगा कि आप फंक्शनल डिपेंडेंसीज और टेबल कीज के ऊपर जो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है वो देख लें। चलें हम शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमारे पास ये चीजें हैं, ये टॉपिक्स हैं। नॉर्मलाइजेशन होती क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, स्टेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? Normalization is a process for evaluating and correcting table structures to minimize data redundancies, thereby reducing the likelihood of data anomalies. देखिए, हम नॉर्मलाइजेशन करते क्यों हैं, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन हम इसलिए करते हैं कि हमारे टेबल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डेटा की कुछ बीमारियां हो सकती हैं, और ये जो बीमारियां होती हैं ये यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। हमारे पास तीन मेन बीमारियां हैं, जिसमें इंसर्शन एनोमली है, डिलीशन एनोमली है और अपडेट एनोमली है। ये तीन डाटा की मेन बीमारियां हैं, ये हो सकती हैं हमारे टेबल के अंदर। इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, एक सेहतमंद टेबल डिजाइन करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में हम बेसिकली करते क्या है? नॉर्मलाइजेशन में हम अपने टेबल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करते हैं और करेक्ट करते हैं। अगर उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो उस टेबल में नहीं होने चाहिए बल्कि किसी और टेबल में होने चाहिए, तो हम उस टेबल से निकाल के दूसरे टेबल में डाल देते हैं। इस तरीके से कुछ हम रीएडजस्टमेंट करते हैं अपने टेबल स्ट्रक्चर की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हम कुछ रीएडजस्टमेंट करते हैं अपने टेबल्स की, और इस तरीके से अपने टेबल्स को और अपनी डेटाबेस को एक बेहतर फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है, और वो जो बेहतर फॉर्म होती है उसमें जो रिडंडेंसी होती है, यानी एक ही इंफॉर्मेशन का बार बार रिपीट होना, इसको हम कम करते हैं। जब ये हम कम करते हैं तो इसके नतीजे में ये जो एनोमलीज हैं, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट, ये तमाम एनोमलीज खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इंसर्शन एनोमली क्या होती है, डिलीशन एनोमली क्या होती है, अपडेट एनोमली, ये सारी एनोमलीज होती क्या है। फर्स्ट कर लें, हमारे सामने ये एक टेबल है स्टूडेंट कोर्स टीचर का। इसके अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। मैं आपके सामने ये एट्रीब्यूट्स मेंशन कर रहा हूं। हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जनाब? ये जैसे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है, फैकल्टी आईडी है, फैकल्टी नेम है और सैलरी है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास की है, आप देख सकते हैं की जो है हमारे पास एक स्टूडेंट आईडी प्लस कोर्स आईडी प्लस फैकल्टी आईडी, ये तीन एट्रीब्यूट्स मिलकर हमारे पास की बना रहे हैं। ये तीन जो एट्रीब्यूट्स हैं ये मिलकर हमारे पास की बना रहे हैं। ठीक है, अब इंसर्शन एनोमली क्या कहती है? इंसर्शन एनोमली ये कहती है कि हमें अगर कोई डाटा इंसर्ट करना है अपनी डेटाबेस में, तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक के कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या कोई गार्बेज डाटा हम ना डालें। फर्ज कर लें हमारा एक स्कूल है जिसका ये डेटाबेस है, टेबल है ये, और स्कूल में एक फैकल्टी मेंबर आता है। उस फैकल्टी मेंबर का नाम है खान। ठीक है, हमने खान के नाम से एक फैकल्टी मेंबर को इंट्रोड्यूस किया। खान की सैलरी है 200 और खान की जो आईडी है वो है 03। 1 और 2 हो चुका है, तो हमने 3 खान को आईडी दे दी। ठीक है, तो अभी खान जो है वो नया नया आया है, इसको कोई कोर्स एलोकेट नहीं हुआ। जब कोर्स एलोकेट नहीं हुआ तो कोई स्टूडेंट भी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। कोर्स एलोकेट होगा तो उस कोर्स के ऊपर स्टूडेंट रजिस्टर होंगे। अब मसला यहाँ पे ये है कि फैकल्टी आईडी जो है ये की का हिस्सा है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी ये भी की का हिस्सा है। अब हमें अगर इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो कोर्स आईडी और कोर्स नेम में हम क्या लिखेंगे और स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम में हम क्या लिखेंगे? ये तो हमारे लिए मसला बन गया, क्योंकि अभी तक इसको कोर्स एलोकेट नहीं हुआ, और जब कोर्स नहीं हुआ तो स्टूडेंट भी नहीं है कोई। तो अब इस टीचर का जो रिकॉर्ड है ये हम इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं।
अपनी डेटाबेस में। ये एक प्रॉब्लम है जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं बुनियादी तौर पर इंसर्शन एनॉमली। अब हम क्या करेंगे? अब हमें इस प्रॉब्लम को अगर हल करना है तो हम ये कर सकते हैं कि हम कोई डमी डेटा पकड़ लें, ठीक है। हमने कहा 0 के नाम से एक डमी डेटा है और उसको मैंने कहा डमी, और कोर्स भी एक 0 के अंदर हमने एक कोर्स बनाया और उसको मैंने कहा कि डी कोर्स यानी डमी कोर्स। और इस तरीके से मैंने एक डमी स्टूडेंट और डमी कोर्स को डाल के मैंने फैकल्टी को इंसर्ट कर दिया, क्योंकि कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी कभी भी नल नहीं हो सकती। तो ये तो हमें देना ही है, स्टूडेंट आईडी भी देनी है और कोर्स आईडी भी देनी है। तो वो हम कहां से दें? तो हमें इंसर्ट करनी पड़ी, कोई डमी हमने इंसर्ट की है अपने फैकल्टी को इंसर्ट करने के लिए। अगर हम कोई डमी डेटा नहीं डालेंगे तो हम फैकल्टी को भी इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कहलाती है इंसर्शन एनॉमली। अब आते हैं हम डिलीशन एनॉमली। डिलीशन एनॉमली ये कह रही है कि अगर हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, फर्ज करें ओवैस साहब एक फैकल्टी मेंबर हैं और ये हमारे इदारे को छोड़ के चले गए और हमें इनके रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो मैंने कहा ठीक है ओवैस साहब को आप डिलीट कर दें। तो जब ओवैस साहब को हम डिलीट करेंगे तो ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट होगा, ठीक है। जब ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट होगा तो ठीक है ओवैस साहब की इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई, अच्छी बात है। मगर जब ये पूरा रिकॉर्ड हम डिलीट करेंगे तो उसके नतीजे में जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है सीपी, उसकी इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो गई, और जो फातिमा जो स्टूडेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ रही थी उसकी इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो गई। तो हमारे लिए तो ये उल्टा नुकसानदेह हो गया, यानी हमने ओवैस साहब को डिलीट करने के चक्कर में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की इंफॉर्मेशन भी डिलीट कर दी और फातिमा की भी डिलीट कर दी। अनइंटेंडेड लॉस ऑफ डेटा हमें जो हो रहा है ये कहलाता है डिलीशन एनॉमली, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज होती है अपडेट एनॉमली। अपडेट एनॉमली क्या चीज है कि एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए हमें मल्टीपल जगहों पे जाकर उसको अपडेट करना पड़े। मसलन फर्ज कर लें फैकल्टी मेंबर है मलिक। मलिक साहब कहते हैं कि यार मेरा नाम मलिक नहीं है बल्कि मेरा नाम है मलिक अली। तो आप अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड अपडेट कर दें और मेरे नाम को मलिक अली कर दें। अब सिर्फ ये एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, मलिक को हमने मलिक अली करना है, मगर इसको अपडेट करने के लिए हमें आप देखें कितने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना पड़ेगा। हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट करना पड़ेगा और मल्टीपल रिकॉर्ड्स में जाके हमें मलिक अली मलिक अली मलिक अली करना पड़ेगा। ये जो चीज है ये कहलाती है अपडेट एनॉमली, यानी सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए हमें मल्टीपल जगहों पे जाना पड़े और मल्टीपल जगहों पे सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम अपडेट करते हैं तो ये चीज कहलाती है अपडेट एनॉमली। तो ये 3 मुख्तलिफ डाटा की मेजर बीमारियां थी, इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली और अपडेट एनॉमली। हम पीछे जाके दोबारा से इसको अब देखते हैं। इंसर्शन एनॉमली क्या कह रही है? बैड टेबल डिजाइन दैट फोर्सेस अस टू इंसर्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द टेबल, जैसे कि मैंने आपको समझाया। डिलीशन एनॉमली, बैड टेबल डिजाइन दैट कॉजेज अनइंटेंडेड लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय डिलीटिंग अ रिकॉर्ड। अच्छा, और अपडेट एनॉमली क्या कहलाती है? अपडेट क्यूरी रिक्वायर्स टू अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स फॉर वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, के एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट करने की जरूरत होती है। दिस इज नोन एज अपडेट एनॉमली। अच्छा, स्टेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मल फॉर्म्स। Normal form is a state of a relation that results from applying simple rules regarding functional dependencies to that relation. Normalization works through a series of stages called normal forms. अब देखिए, जब हमारे पास एक रॉ डेटा आता है तो उस रॉ डेटा को हम नॉर्मलाइज करते हैं, और नॉर्मलाइजेशन जो होती है ये स्टेजेस में होती है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होती है नॉर्मलाइजेशन की उसको हम बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फिर उसको फर्दर हम नॉर्मलाइज करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म बनती है। फिर फर्दर हम उस पर रूल्स अप्लाई करते हैं तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो जाती है।
इसी तरीके से करते 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 हम आखिर में डोमेन की नॉर्मल फॉर्म तक पहुंच जाते हैं। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है एंड डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से अगर आप इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स हमारे पास हैं। ठीक है, अच्छा याद रखिए, हो सकता है कि जब इनिशियल हम ना हमारा टेबल जो था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जब हमने उसको कन्वर्ट किया, जब रॉ टेबल था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने बनाया, हो सकता है वो एक ही टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया हो। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जब हम इस चीज को लेकर जाएंगे, मुमकिन है कि वो 1 से 2 टेबल्स हो जाएं या 3 टेबल्स हो जाएं। ठीक है, हो सकता है जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो नंबर ऑफ टेबल्स और बढ़ जाएं, वो 4 से 5 टेबल्स हो जाएं, ये मुमकिन है। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में टेबल्स की तादाद और बढ़ जाएगी, फिफ्थ और सिक्स्थ में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जिस वक्त हम क्यूरी चलाते हैं, याद रखिए हर चीज की कॉस्ट होती है और कंप्यूटिंग के अंदर हम टाइम और स्पेस, इन दो चीजों का हमारा मुकाबला होता है, जिसमें हमें देखना होता है कि हमें स्पेस भी बचानी है और हमें टाइम भी बचाना है। ठीक है, इन दो चीजों के ऊपर हम चल रहे हैं, टाइम एंड स्पेस। नॉर्मलाइज करते हुए हम स्पेस को तो बचा रहे हैं, स्पेस को भी बचा रहे हैं और भी बहुत सारी जो डाटा की बीमारियां हैं उनसे भी हम बच रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर ये मुमकिन है कि बहुत हाई लेवल पे अगर हम नॉर्मलाइजेशन लेकर चले जाएं और बहुत ज्यादा टेबल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बहुत ज्यादा टेबल्स हमारे टूट जाएं, तो ये मुमकिन है कि जिस वक्त हम क्यूरी चलाएंगे तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो। तो इसीलिए फिर बाज़ औक़ात हमें ऐसा होता है कि आखिर में डी नॉर्मलाइज भी करना पड़ता है। ज्यादा नॉर्मलाइज करते हैं तो हमें डी नॉर्मलाइज भी करना पड़ जाता है। ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, हमारी बिजनेस नीड्स क्या है और किस तरीके से हम चल रहे हैं। तो कहने से मुराद ये है कि नॉर्मलाइजेशन नो डाउट एक बहुत अच्छी चीज है, मगर बैलेंस में लेके चलना है। यानी नॉर्मलाइजेशन 100% आप बिल्कुल करते चले जाएं, ये भी जरूरी नहीं है आपके लिए फायदेमंद हो, और नॉर्मलाइजेशन ना करना वो भी फायदेमंद नहीं है। बहरहाल एक मैं आपको एक बेंचमार्क बता दूं, अगर आप वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज कर देते हैं अपनी डेटाबेस को, तो 99.9% आपका जो काम है वो बिल्कुल सही हो गया है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि फोर्थ, फिफ्थ और डोमेन की नॉर्मल फॉर्म तक हमें अपने डाटा को नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो जब हम ज्यादा हायर लेवल पर नॉर्मलाइज करते हैं और ज्यादा टेबल्स बनते हैं तो डेफिनेटली फिर उन टेबल्स के दरमियान ज्वाइंस लगते हैं, और जब हम क्यूरी में जब ज्वाइन लगा लगा के इंफॉर्मेशन उठाते हैं, जितने नंबर ऑफ ज्वाइंस बढ़ते चले जाएंगे तो परफॉर्मेंस हमारी उसके नतीजे में डिग्रेड होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात की हुई है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज नॉट ऑलवेज डिजायरेबल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है क्या, हमें ये देखना है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कह रहा है भाई, अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ, दो बातें हैं। पहली बात, ऑल एट्रीब्यूट्स आर एटॉमिक, दैट इज सिंगल वैल्यू एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम। इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम के ऊपर सिंगल वैल्यू होनी जरूरी है। ठीक है, single value at the intersection of each row and column of the table, that is no multi-valued attributes। ये पहली शर्त है किसकी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। दूसरी शर्त है प्राइमरी की आइडेंटिफाइड हो विद रिस्पेक्ट टू डिफाइंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ये दो शराइत हैं हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। अब ये देखिए हमारे सामने एक एग्जांपल है, वही पुराना टेबल है, मैंने इसको जरा डिफरेंट तरीके से लिखा है। अब आप इसको देखिए, हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है, फैकल्टी आईडी है, फैकल्टी नेम है और सैलरी है। अब ये देखिए स्टूडेंट आईडी है नम्रा 1 है, स्टूडेंट आईडी नम्रा है, और यहाँ नम्रा 2 कोर्सेज ले रही है, कोर्स आईडी 1 और कोर्स आईडी 3, DBMS एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब आप देखें एक सेल के अंदर दो अलग अलग पीस ऑफ डेटा आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी एक सेल में दो अलग अलग चीजें आ रही हैं, एक सेल में दो अलग अलग फैकल्टी आ रही है, एक सेल में दो नाम आ रहे हैं। ठीक है, दो सैलरीज आ रही हैं। ये क्या है, ये मल्टीपल वैल्यूज हैं एक सेल के अंदर।
यानी कि हमने यहाँ पे क्या बात की थी, अगर आप पीछे चलें तो हमने बात ये की थी कि all attributes are atomic, that is single value at the intersection of each row and column of the table, that is no multi-valued attribute. अब इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम के ऊपर आप देखें मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, ये देखें मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं इंटरसेक्शन पे, मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। तो ये अगर मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं तो ये वायलेशन है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है कि प्राइमरी की आइडेंटिफाई करो। पहला तो काम ये करना है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स खत्म करने हैं, दूसरा काम ये करना है कि प्राइमरी की डिफाइन करनी है। ये दो काम है, ये दो काम जब हो जाएंगे तो आपका रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये काम हम कैसे कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि हर रो एंड कॉलम के ऊपर हमें एक ही पीस ऑफ डेटा मिलना चाहिए। क्या ही अच्छा हो अगर मैं इसको एक नया रिकॉर्ड बना दूं, मैं इसको एक नया रिकॉर्ड बना देता हूं, ठीक है। और ये स्टूडेंट आईडी 1 ही है, नाम इसका नमरा ही है, और कोर्स आईडी 3, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फैकल्टी आईडी 2, ओवैस 100। तो ये पूरा टेबल जो है मैंने एटॉमिक कर दिया है। पहली प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की अचीव कर ली है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी थी कि हमने की आइडेंटिफाई करनी है, की होगी फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर। अच्छा, अब फंक्शनल डिपेंडेंसी मैं आपके सामने बोल देता हूं। मैं ये कहता हूं कि जो स्टूडेंट का नाम है ये स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट का नाम आइडेंटिफाई करेगी। इसी तरीके से कोर्स आईडी कोर्स का नाम आइडेंटिफाई करेगी, और इसी तरीके से फैकल्टी आईडी ये फैकल्टी का नाम और सैलरी ये आइडेंटिफाई करेगी। ये मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिफाइन कर दी हैं, ये हैं एफडीज, ठीक है। ये मैंने एफडी डिफाइन की। अब अगर इस एफडी को आप सामने रखें तो वैसे एफडी वाला आप मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहां मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। तो स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम को कवर कर रहा है, कोर्स आईडी कोर्स नेम को कवर कर रहा है, और फैकल्टी आईडी फैकल्टी नेम और सैलरी को कवर कर रहा है। किसी भी टेबल के अंदर जब हम की बनाते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि तमाम एट्रीब्यूट्स कवर करे। की के लिए लाजमी है कि वो तमाम एट्रीब्यूट्स कवर करे। मसलन अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट आईडी को की बनाने की कोशिश करूंगा तो ये की गलत होगी। क्यों गलत होगी? ये की इसलिए गलत है कि ये की रिपीट नहीं हो सकती। अगर मैं स्टूडेंट आईडी को की बनाने की कोशिश करता हूं तो आप ये देखें नंबरा 2 मरतबा रिपीट हो रही है, तो ये की नहीं बन सकती। तो इसीलिए आपको की इस तरह से सिलेक्ट करनी है जो पूरे टेबल की तमाम एट्रीब्यूट्स को कवर करती है, ठीक है। तो अब हम अगर इसको देखें, हम अपनी एफडीज को देखें तो स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी और फैकल्टी आईडी ये तीनों एट्रीब्यूट्स अगर हम कंपोजिट बनाएंगे तो ये पूरे टेबल को कवर कर पाएंगे, वरना ये कवर नहीं कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट मैंने स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी और फैकल्टी आईडी को की बना दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास कंपोजिट की बन गई है, स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी और फैकल्टी आईडी ये मेरे पास कंपोजिट की है। की आइडेंटिफाई हो गई। की में मैंने क्या लिखा भाई? की में हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, हमारे पास कोर्स आईडी है और हमारे पास फैकल्टी आईडी है। ये तीनों आईडीज हमारे पास आ गई हैं की के अंदर, की डिफाइन हो गई है और टेबल के अंदर तमाम वैल्यूज एटॉमिक है। इस तरह से ये टेबल अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। इसको 1NF भी बोलते हैं, ठीक है। तो टेबल हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। आगे हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सैंपल रिपोर्ट लेआउट। इसमें आप देखिए हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास, चार्ज पर आवर, आवर्स बिल्ड एंड टोटल चार्ज, ये हमारे पास सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, अगर हम एक टेबल बनाते हैं, आप अगर इसको टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये नजर आएगा कि एक एक रो के अंदर कितना डेटा मौजूद है। आप ये देखें
एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन के ऊपर हमने कहा था सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म चेक कर रहे हैं हम। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की शर्त क्या है? की आइडेंटिफाइड हो और रो और कॉलम के ऊपर उसके इंटरसेक्शन पे एक ही हमारे पास वैल्यू हो। अब अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे आप ये देखिए कितनी सारी वैल्यूज हैं रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे। यहां पे आप ये देखिए एक सेल के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, एक सेल में कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है, एक सेल में कितनी वैल्यूज हैं, ये सब जो है ये आप देख रहे हैं एक एक सेल में इतनी सारी वैल्यूज हैं। तो ये वायलेशन है हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। तो हमें इसको खत्म करना है। सबसे पहले मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को खत्म करना है। एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर ये है कि हमें की को आइडेंटिफाई करना है। दो काम हमें करना है, ठीक है। अब अगर हम की के हिसाब से देखें तो हम देखते हैं, अभी हम की को चलें बाद में देखते हैं, पहले हम इसको खत्म करना है। फर्स्ट स्टेज के अंदर हमें मल्टी वैल्यूड खत्म करना है, ठीक है। अब मल्टी वैल्यूड अगर हमें खत्म करने हैं, अगले पेज पर हम आते हैं। इन्होंने हर हर कॉलम के अंदर सिंगल वैल्यू कर दी है। अब देखें हर कॉलम के अंदर जब सिंगल वैल्यू हो गई है तो ये हमने मल्टी वैल्यूड का जो था मामला खत्म किया, यानी एटॉमिक वैल्यूज हमने कर दी। एटॉमिक वैल्यूज इन सेल, इन ईच सेल। ये तो हमने टारगेट अचीव कर लिया, वेरी गुड। दूसरा हमारा टारगेट है की। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमें इसको लेकर जाना है, तो सेकंड टारगेट है की। हमें की आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है। अब की आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट नेम है, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट नंबर प्रोजेक्ट नेम को आइडेंटिफाई कर लेगा। इसी तरीके से एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम को आइडेंटिफाई कर लेगा, और एम्प्लॉय नंबर जॉब क्लास को भी आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर जब जॉब क्लास को आइडेंटिफाई करेगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉय नंबर चार्ज पर आवर को भी कर लेगा, ठीक है। और एम्प्लॉय नंबर और प्रोजेक्ट नंबर दोनों मिलकर टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। मैंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट नंबर है मैं इसको और एम्प्लॉय नंबर इसको, इन दो चीजों को की बना देता हूं। अगर मैं इन दो को की बना दूंगा तो प्रोजेक्ट नंबर प्रोजेक्ट नेम को कवर कर लेगा, एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम जॉब क्लास और चार्ज पर आवर को कवर कर लेगा, और ये दोनों मिलकर एम्प्लॉय नंबर एंड प्रोजेक्ट नंबर मिलकर नंबर ऑफ आवर्स वर्कड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बाय दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय इसको कवर कर लेंगे। ये है नंबर ऑफ आवर्स वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने की डिफाइन की है कि प्रोजेक्ट नंबर प्लस एम्प्लॉय नंबर ये दोनों मिलकर की बना रहे हैं मेरी। तो व्यूअर्स आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे, इसी एग्जाम्पल को लेकर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।